नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। शिवम चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी की कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें शिवम अनफ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि कांग्रेस डूबने की कगार पे है और वो ऐसे-ऐसे फैसले ले रहे हैं, जिन पर रोशनी भी शिवम ही डालेंगे। शिवम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। शिवम, मोदी जी शुक्रवार को गुजरात में थे, तो राहुल गांधी भी पहुँच गए। ये मामला कुछ समझ में नहीं आया। जी, मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय सबसे श्री राम। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी कार्यक्रम होते हैं पूर्व निर्धारित होते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर अलग-अलग जगहों पर उनका आना-जाना रहता है। अभी गुजरात में है, हमें याद है किस तरीके से मुकेश अंबानी के द्वारा चलाए जा रहे वनतारा में वो गए। वहाँ पे पूरा का पूरा जिस तरीके से भी वहाँ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो काम चल रहा है उसे उन्होंने देखा। अलग-अलग कार्यक्रमों में सूरत में और गुजरात के अलग-अलग कार्यक्रमों में वो एज़ ए प्रधानमंत्री उसके अंदर उन्होंने भागीदारी की। लेकिन उसके बरक्स एक और नेताजी हैं जो भागे-भागे फिर रहे हैं। सत्ता तो 15 साल हो जाए, भाई 15 ही हो जाएंगे अब तो, जब मोदी की ये सरकार रहेगी तो 15 साल सत्ता से दूर रहेंगे, भागे-भागे फिर रहे हैं, या कहूँ मारे-मारे फिर रहे हैं। देखिए, एक बात ऑब्जर्व कीजिए मनविंदर जी, गुजरात में चुनाव है 2 साल बाद, लेकिन अभी कहाँ चुनाव है? अभी चुनाव है बिहार के अंदर, अभी चुनाव है बंगाल में आएगा उससे पहले, उसके बाद असम में आएगा। तो ये कुछ राज्य हैं जहां पर राहुल गांधी को अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए थी। ये राहुल गांधी को चाहिए था कि इन जगह जाकर वो अपनी जो राजनीतिक कौशल है, नेतृत्व कौशल जो भी है, आधा पौना ग्राम जितना भी है, उसे उसको दर्शाना चाहिए था। खासकर बिहार, अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? उनकी प्रायोरिटी होती है साहब कि वो जाएंगे गुजरात। हमें याद है किस तरीके से चुनाव चल रहा था दिल्ली के अंदर, वो जा रहे थे हरियाणा या महाराष्ट्र, जो चुनाव हो चुका था वहां पर जाके वो अपनी सक्रियता दिखा रहे थे। तो राहुल गांधी क्या करे क्या ना करे, ये तो सिर्फ राहुल गांधी ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। मुझे लग रहा है शायद भगवान के भी बस से बाहर अब ये चीजें हो गई है कि राहुल गांधी क्या करेंगे उसकी जानकारी शायद उन्हें भी नहीं होगी। तो राहुल गांधी को बहुत ज्यादा इस तरीके से मैं एज ए सीरियस पॉलिटिशियन इसलिए नहीं मानता हूं। हाँ, एक काम जरूर कर रहे हैं राहुल गांधी। अभी आपको ध्यान होगा कर्नाटक, माफ कीजिएगा, तेलंगाना के अंदर अभी एमएलसी के चुनाव हुए हैं। एमएलसी की 3 सीटों पे तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उनमें से 2 कब्जा कर ली और एक इंडिपेंडेंट ने कब्जा कर ली। आंध्र प्रदेश के अंदर भी 3 सीट थी, उसमें भी 2 भाजपा, 1 इंडिपेंडेंट। 6 सीटों पे चुनाव था। राहुल गांधी को चाहिए था कि तेलंगाना में उनकी सरकार है, उसके पेच टाइट करते उन्हें कहते कि भैया एमएलसी की सीटें जीतनी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस में और राहुल गांधी में यही अंतर है कि वो किस सीरियसनेस के साथ अपना चुनाव लड़ती है। विधानसभा हो, लोकसभा हो, छोटा सा मेयर हो, एमएलसी हो, किसी का भी चुनाव हो, बीजेपी क्या सीरियसनेस के साथ लड़ती है। हमेशा इसे माना जाता है कि अगर बाई इलेक्शन हो रहा है या एमएलसी का चुनाव हो रहा है तो जो सत्तारूढ़ पक्ष है वो जीतता है। यही इल्जाम तो लगाया था अखिलेश ने योगी के ऊपर बाई इलेक्शन के लिए यूपी के अंदर। लेकिन आप देख लीजिए तेलंगाना में नॉन सीरियसनेस राहुल गांधी और उनकी पार्टी की, बीजेपी नाक के नीचे से वहां निकाल के ले जाती है। और ध्यान रखिएगा, जिन 3 बड़े नेताओं ने वहां पर खेल करा है, तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में है। जी किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार और सुनील बंसल, तीनों के तीनों। बीजेपी में इस तरीके से काम होता है मिशन मोड के ऊपर। हाँ, मिशन मोड राहुल गांधी का भी है, लेकिन मिशन मोड है किस तरीके से अपनी दुकान में आग लगाई जाए। अब राहुल गांधी गए तो गए कहां? राहुल गांधी गए महाराष्ट्र के अंदर, धारावी के अंदर उन्होंने आधा पौना घंटा एक इतना काफी टाइम उन्होंने गुजारा और वहां पर भी झटका लगा। जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वो बंटाधार वाली स्थिति है राहुल गांधी की। राहुल गांधी गए जाकर धारावी के अंदर कि भैया ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, अडानी को नहीं मिलना चाहिए, मैं अडानी के खिलाफ खड़ा हूंगा। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे, उन्होंने पूरा का पूरा ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि भैया बस राहुल गांधी आ गए हैं, अब तो भैया अडानी को मुंह की खानी पड़ेगी और ये कुछ नहीं होने वाला। झटका लग गया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उस पर ना कोई स्टे लगेगा ना कुछ होगा, जो जैसे चल रहा है चलता रहेगा। तो राहुल गांधी जो चाह रहे थे कि पॉलिटिकल माइलेज वहां से उठा लिया जाए क्योंकि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, वहां झटका लगा। राहुल गांधी गुजरात के अंदर जा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, इस बार से पिछली बार कुछ माहौल था भी, ठीक है, पिछली बार तो बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो गया था। मैंने पहले ही ट्वीट किया था कि जब रिजल्ट आने वाला था कि माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड टूट सकता है, और वो हुआ गुजरात के अंदर। लेकिन राहुल गांधी को फिर भी ये लगता है कि गुजरात में भैया कुछ कमाल कर देंगे, अगर गुजरात में हरा दिया तो मोदी का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। यही सोच रहे थे ना 240 पे, भैया मेरी 99 की सीट आ गई,
बस महीना 2 महीना में इसकी सरकार गिर जाएगी मोदी जी की, और भैया मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये तो प्रयास था ना। इसलिए मैं राहुल गांधी को नॉन सीरियस नेता मानता हूं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखते, कुछ चाटुकारिता से घिरे हैं, वो मायोपिक विजन के साथ रखते हैं, जिसकी राहुल गांधी की वजह से, जो राहुल गांधी की राजनीति है बिल्कुल ही गर्त में जा रही है। गुजरात नहीं जाना था आपको, बिहार जाना था आपको, धारावी के प्रोजेक्ट में अननेसेसरी पैर नहीं अड़ाना अगर वो लीगल पचड़ों में फंसा है, और आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी तेलंगाना जैसे राज्य में जाकर अपने लिए वो जीत सुनिश्चित करना। आप ये देखिए 3 राज्यों में सरकार है, हिमाचल वहां पे राज्यसभा में झटका लगा, तेलंगाना वहां एमएलसी में झटका लगा, और कर्नाटक वहां तो सरकार ही जा सकती है। अगर डीके शिव कुमार ने थोड़ा सा दाएं बाएं देख लिया, वहां तो सीधा रमैया अपनी कुर्सी के 2 पाए पकड़ के बैठे रह जाएंगे और कुर्सी गिर जाएगी। यह हालत है राहुल गांधी और उनके नेतृत्व की और उनकी कांग्रेस की। जी मनविंदर जी। राहुल गांधी कहते घूम रहे हैं कि कांग्रेस को बदल देंगे, तो शिवम जी क्या मतलब कुछ बचा है बदल दिया ना, कांग्रेस में हाँ भी बदल तो दिया। बदलेंगे? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, राहुल गांधी बदल तो दिया, विजनरी लीडर है हाँ, भैया, प्रभारी बदल अपना दिया। बिहार में अपना प्रभारी बदल दिया उन्होंने, वहाँ पे कृष्णा अल्लावरू को नए प्रभारी बनाए गए हैं। तो इससे एक ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि शायद से तेजस्वी के साथ वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। जी। राहुल गांधी बिना बैसाखी के चल रहे हैं राजनीतिक रूप से, असंभव। चलेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे, ये हालत है। देखिए राहुल गांधी ने 9 राज्यों में प्रभारी बदले। मेरे हिसाब से बिहार के अंदर भूपेश बघेल को बनाना चाहिए था। भूपेश बघेल पड़ोसी राज्य से आते हैं, उस पूरे के पूरे डायनेमिक्स को बेहतर तरीके से समझ, उन्हें भेज दिया पंजाब, कृष्णा अल्लावरू को भेज दिया आपने बिहार। पहली बात तो कहां अपॉइंटमेंट हो रहा है उससे ही देख लीजिए। उसके बाद जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू जाकर अपनी लकीर बड़ा कर रहे हैं, दिखाने को तो ये लग रहा है कि भैया देखिए कांग्रेस अब बड़े खुलकर खेल रही है, अपने दम पर कर रही है। कृष्णा अल्लावरू को आज लगभग 20 दिन हो गए हैं जाकर अपना प्रभार संभाले, 20 दिन हो गए वो लालू प्रसाद से नहीं मिले। यहां तक कि राहुल गांधी जब भी जाते हैं पटना, 17-18 दिन के गैप में 2-3 बार गए, हर बार लालू के परिवार से मिले, लेकिन कृष्णा अल्लावरू एक बार भी नहीं मिले। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भैया हम अपने हिसाब से अपना चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल उन्हें पता है कि अगर हम पीछे हट जाएंगे, जिस तरीके से धीरे धीरे मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ आता जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक हर जगह ये दर्शाना चाह रहा है कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे रीजनल पार्टीज की अपेक्षा, क्योंकि उसी में वो अपने आप को ये देख रहा है कि यही है हमारे नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हरा सकते हैं। और इस चीज को राहुल गांधी की टीम बखूबी समझ रही है। ये जानबूझकर कृष्णा अल्लावरू की तरफ से ये नाटक किया जा रहा है, गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटेजी खेली जा रही है। राहुल गांधी कह रहा है देखो मैं तो लालू से मिलने आ रहा हूं, कृष्णा अल्लावरू कह रहा है भैया कौन लालू। दरअसल उन्हें पता है कि पिछली बार हमें 70 सीट दी गई थी, हम ज्यादा सीट जीते नहीं थे, हमारी ही वजह से, लगभग कांग्रेस के ही खराब प्रदर्शन की वजह से सरकार बनते बनते आरजेडी की रह गई थी। उन्हें पता है कि इस बार सीटें कम मिलेंगी, क्योंकि इस बार मुकेश साहनी को भी अकोमोडेट किया गया है। यहां तक कि कह दिया आरजेडी ने कि हम उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर उन्हें भी अकोमोडेट करना है, कम्युनिस्टों को भी अकोमोडेट करना है, तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा सीटें बचती नहीं है, और ये कांग्रेस बखूबी जानती है। ये जानबूझकर एक तरीके से ब्लैकमेलिंग है आरजेडी को कि भैया हम तो अलग चुनाव लड़ सकते हैं, हमने दिल्ली में लड़ा था, हमारे लड़ने की वजह से केजरीवाल को हार मिली है, और अगर हम यहां लड़ेंगे तो तुम्हें भी हार मिल जाएगी, या तो हमें इतनी सीट दे दो जितनी हम मांग रहे हैं। ये सीटों के बंटवारे की टैक्टिक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे कांग्रेस अगर सरवाइव करना चाहती है बिहार के अंदर, तो उसे आरजेडी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि एक फ्लैंक पे मुस्लिम वोट मैं काटूंगा और सीमांचल में दूसरे फ्लैंक पे एआईएमआईएम आरजेडी की बजा रहे होंगे। इसलिए ये पूरा का पूरा नाटक किया जा रहा है। जो कृष्णा अल्लावरू जो भी कर रहे हैं, वो एक तरीके से उन्हें कह के भेजा गया है। वो यूथ कांग्रेस के प्रभारी हैं, बहुत करीबी हैं राहुल गांधी के, उन्हें बेहतर तरीके से पता है कि वो क्या कर रहे हैं। यहां तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी बहुत ज्यादा सुन नहीं रहे हैं। इसका मतलब सेंटर से साफ कह के भेजा है कि भैया ऐसा करो, वहां जाके ऐसा रायता फैला दो। कारण ऊपर से जो पीके है प्रशांत किशोर, जिस तरीके से वो लड़ रहा है, जो एनडीए का वोट बैंक है वो लगभग आज के समय में इंटैक्ट आप मानकर चलिए। जो लवकुश है वहां के नीतीश के साथ है,
जो अगड़े हैं वो बीजेपी के साथ है, फिर आपका हम है, पासवान है, कुशवाहा है, सारे के सारे एक तरीके से आपको इंटेक्ट खड़े दिखाई दे रहे हैं। उधर से कांग्रेस नुकसान पहुंचा रही है आरजेडी को, उधर से सीमांचल में एआईएमआईएम आएगी, और उसके बाद जो पीके है, वो जो अनडिसाइडेड वोटर है ना आरजेडी और उस पक्ष का, जो कम्युनिस्ट सोच वाला और ये नई नई आइडियोलॉजी वाला, अति आइडियलिस्टिक वाला वोटर है, उसे वो खींचने की कोशिश करेगा, उसका नुकसान भी आरजेडी को ही होगा। जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोटर होगा, जो आरजेडी को जाना चाहिए था, वो भी उसे जाएगा। इसलिए आरजेडी फंसती दिखाई दे रही है। कांग्रेस सोच रही है कि ये जितना परेशान है और उतने इनकी बाहों मरोड़ूं तो मुझे फायदा होगा। कृष्णा अलावरू वो कर रहा है। बस ये देखना है कि हद से ज्यादा खींच दी तो अलायंस टूट जाएगा और कांग्रेस आरजेडी को हराने में कामयाब रहेगी। अगर ज्यादा नहीं मरोड़ी तो अलायंस हो जाएगा, दोनों लड़ लेंगे। लेकिन आज की स्थिति में हार फिर भी निश्चित है। बस ये है कि हार का मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। आप ही बताइए, आप 70 कैंडिडेट चुनाव लड़े, 250 के आसपास की कोई विधानसभा है, यानी कि आपकी कार्यकर्ता, आपका संगठन सिर्फ 70 जगह था, उसमें भी आप हार गए, डबल डिजिट में मुश्किल से आ पाए। तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस का न संगठन है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा बहुत भाग दौड़ हो रही है, 3-5 मीडिया में बाइट ये सब चल रहा है। 4 नेता वही यहां मिल लेते हैं इस जिले में, वही 4 नेता उठ के दूसरे जिले में चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत भाग दौड़ हो रही है, दौड़ धूप हो रही है। उससे ज्यादा मुझे कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल ग्राउंड बिहार में नहीं लग रहा। हाँ, बस ये है कि आरजेडी का खेल वो बिगाड़ सकते। जी शिवम जी, आपकी बात से तो फिर मुझे ये लग रहा है कि एनडीए के लिए जो है मैदान बिल्कुल सेफ है। बेहतर है, सेफ नहीं है। देखिए, चुनाव तक कुछ भी सेफ नहीं होता। सेफ तो कांग्रेस भी मान रही थी हरियाणा में, सेफ तो कांग्रेस भी मान रही थी महाराष्ट्र में। जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जब तक आखिरी वोट पोल ना हो जाए, तब तक सेफ कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अपेक्षाकृत स्थिति क्या है, वो बीजेपी की बेहतर लग रही है। बाकी देखना है कि क्या होता है। आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी और उसके साथी सहयोगी जिस तरीके से काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, मान लीजिए कोई सीट है, ये तय, लगभग जो फॉर्मूला तय हुआ है, बीजेपी 94 सीटों पे, 97 सीटों पे आपका जेडीयू, बाकी सीटें जो सहयोगी साथी हैं उनमें बांटे जाएंगे। लगभग कुछ मोटा मोटा ऐसा फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा बहुत का ऊपर नीचे हो सकता है। अब बीजेपी को यह पता है कि मान लीजिए 94 सीटों पर लड़ना है और उन असंभावित सीटों में यह पता है कि वो सीट हमें आनी है। उसमें चारों पांचों पार्टियों के प्रतिनिधि जाते हैं। बीजेपी का जो प्रतिनिधि होता है उसे प्रमुखता दी जाती है और उसके अंडर वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम होता है। कोई सीट जेडीयू में जानी है तो जेडीयू को प्राथमिकता दी जाती है, बाकी सारे संगठन काम करते हैं। ऐसे ही इस सीमलेस तरीके से वहां पर काम चल रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चुनाव होते बीजेपी हटा देगी, मैं इस संभावना को नकारता हूं। कारण, बीजेपी को सबसे पहले जेडीयू की जरूरत सेंटर में है। या तो भैया लल्लन सिंह को इन सबको तोड़ ले तो बात अलग है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं हटाएगी आज के समय में, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के पास कोई नेता नहीं जिसे प्रोजेक्ट कर सके। वो सम्राट चौधरी हो, बहुत सारे नित्यानंद राय हो, बहुत सारे लोग प्रयास किए गए खड़ा करने के, कोई खड़ा नहीं हो पाया। कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं है जो नीतीश और लालू के वैक्यूम को भर सके। हाँ, आरजेडी में वो जगह तेजस्वी ने ऑलरेडी ले ली है, लेकिन ना आरजेडी में कोई, जेडीयू में कोई है, माफ कीजिएगा, ना बीजेपी में कोई है वो वैक्यूम को भरने के लिए। इसलिए बीजेपी अभी भी नीतीश के साथ जाएगी। दूसरी चीज, अगर वो नीतीश की पार्टी को तोड़ देती है, अपना मुख्यमंत्री बना देती है, जो दूसरे सहयोगी दल है उनमें यह मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मौके का फायदा उठा के हमारा सपोर्ट ले लिया और जैसे ही मौका मिला हमारी पार्टी तोड़ दी और हमें भगा दी। तो इसमें सबसे पहले अगर कोई भागेगा तो टीडीपी भागेगी। और बीजेपी, आरजेडी, टीडीपी और आपका ये चिराग पासवान वाली पार्टी ऐसे संगठनों को नहीं नाराज कर सकती। इसलिए नीतीश ही नेता रहेंगे, भले इनका स्वास्थ्य कैसा हो, बीजेपी उसे ज्यादा हाईलाइट नहीं होने देगी। और जैसे है उन्हें स्थापित कर भैया या तो वो चलाएं या उनके खड़ा हो रखकर या उन्हें रखकर, जैसे भी है राज उस तरीके से चलेगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन हाँ, आज की स्थिति में जिस दिन हम बात कर रहे हैं, चुनाव होगा मैं नहीं कह रहा, जिस दिन हम बात कर रहे हैं उस दिन मुझे यही लगता है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और अगर 1% को चांस है कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, वो राजनीतिक रूप से संन्यास लेकर वो सही में संन्यास के मार्ग पर चले जाएंगे, क्योंकि वो पहले भी ओशो के पास चले गए थे। तो नीतीश का स्पिरिचुअल लाइफ भी आपको चुनाव के बाद, अगर 1% चांस ऐसा कुछ बनता है, नीतीश खुद से स्टेप डाउन करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल पाथ पे भी आपको जाते दिखाई देते हैं।
सही कहा। और कर्नाटका से क्या खबरें आ रही हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तो वहाँ मुस्लिमों के लिए खजाना खोल दिया है। सरकारी टेंडर्स में 4% का आरक्षण भी दे दिया है। क्या है ये सब मामला? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल वही फितरत है कांग्रेस की। मुझे लग रहा है कि जो मॉडर्न मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस है। कांग्रेस उसी रास्ते पे वो आगे बढ़ती जा रही है। कर्नाटक में अभी बजट पेश हुआ, उसमें अगर मैं कुछ हाइलाइट्स बताऊं आपको, तो 1,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। अब माइनॉरिटी है तो बहुत, लेकिन कौन सी माइनॉरिटी के पास पैसा जाता है सबको पता है। हर राज्य में माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री होती है उसका हेड कौन रहता है सबको पता है। पहली बार, मतलब पहला या दूसरा बार ऐसा है कि केंद्र सरकार में भी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कोई मुसलमान नहीं है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है या दूसरी बार ऐसा हुआ है जहां तक मुझे ध्यान है। उसके बाद कर्नाटक के अंदर 150 करोड़ रुपए वक्फ प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं। 100 करोड़ रुपए उर्दू के स्कूलों के लिए दिए गए हैं। इमामों की सैलरी को 6,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। माइनॉरिटी गर्ल्स की सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग के लिए पैसे अलॉट हुए हैं। और हर तालुका में मुस्लिम समाज के लिए बड़ा हॉल बनाया जाएगा। हॉल किस लिए बनाया जाएगा? इकट्ठा होने के लिए। इकट्ठा होकर क्या क्या होता है सबको पता है साहब। तो कर्नाटक में जिस तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ सिद्धारमैया सरकार बढ़ रही है, और ध्यान रखिएगा, सिद्धारमैया राजनीति ही दलित और मुसलमान की करते हैं, तो वो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने कोर वोटर्स को हाँकने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कल को डी के शिव कुमार कुछ करे तो भैया मेरे पास एक बड़ा वोट बैंक, बड़े नेता, बड़े जो कार्यकर्ता या जो एमपी एमएलए हैं वो मेरे साथ रहें। ये प्रयास किया जा रहा है। और मुस्लिम अपीजमेंट की उस इंतहा तक पहुंच गई है आज के समय में कांग्रेस, जो मुस्लिम लीग कभी आपको 1940-42 के आसपास दिखाई देती थी। खुले तौर पर मुसलमानों का नाम लेकर अब फंड अलोकेट किए जा रहे। पहले तो माइनॉरिटी के नाम पर होता था तो मुसलमानों को दे दिया जाता था, अब तो मुसलमानों के नाम पर हो रहे हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है इस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में, बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज, जो दूसरा एक चीज रह गई है कि जो सरकारी कोटे, जो सरकारी ठेकेदारी होती है 1 करोड़ तक की, जी। उसमें 4% आरक्षण मुसलमानों के लिए अब कांग्रेस देने जा रही है। यानी एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जो भी सरकारी ठेके पट्टे होंगे, एक तरीके से उसमें से रिश्वत देने के लिए है कि भैया तुम्हें पैसे दे रहे हैं, सबको पता है ठेकेदारी में क्या होता है, हमें वोट देना। एक तरीके से आप ये इनडायरेक्ट सरकारी खजाने से रिश्वत आप इसे मान सकते हैं, कुछ वैसी स्थिति है। अब ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, इस तरीके से इसे मैनेज करती है। अब सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है, लेकिन बात वही है ना, अब सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट किस तरह का व्यवहार पूर्व में करता है सबको पता है। सही कह रहे हैं, खान मार्केट को तो इन्हें खुश रखना ही है। अगस्ता वेस्टलैंड के घोटाले के जो बिचौलिए थे, क्रिश्चियन मिशेल, उनको तो जमानत मिल गई थी, लेकिन वो भाई बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको किससे खतरा है? आई मीन वो कह रहे हैं कि मैं बाहर नहीं निकलूँगा, मुझे जेल के अंदर ही मैं सेफ हूँ। क्या है देखिए, ये सब? दिल्ली में अजब गजब होता है। एक था जो बाहर निकलने के लिए इतना परेशान था कि उसने अपने एमपी पिटवा दिए थे कि भैया वकील साहब को जाएंगे तो मुझे बाहर निकलना है। और एक है कि वो कह रहा है मुझे बाहर ही नहीं जाना, कोर्ट ने कह दिया हाँ। जमानत मिल गई, कह रहा मुझे जमानत ही नहीं चाहिए। क्रिश्चियन हाँ, जज मिशेल साहब भी आपको परेशान याद, हो गए कि जज साहब भी परेशान हो गए कि ये क्या कह रहा है बंदा, इसको क्या करेंगे? जी, शिवम जी। देखिए, क्रिश्चियन मिशेल 3600 करोड़ रुपए के जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर आने थे, 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स आने थे, उसके उसमें प्राइम अक्यूज्ड है। उसे 2018 में यूएई से एक्स्ट्राडाइट करके भारत सरकार भारत में लेकर आई थी। उसके बाद 6 साल हो गए। ये तो मैं एक तरीके से कहूंगा निकम्मापन है इस सरकार का भी कि आप 6 साल में ट्रायल नहीं चला सके, आप 6 साल में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर सकते, 100 से ऊपर गवाहों की आप गवाही नहीं ले पाए, ये स्थिति आपने क्रिएट कर दी। तो मजबूरन कोर्ट को जमानत देनी पड़ी। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा काम यह हुआ कि साहब ने ये कह दिया मुझे जमानत ही नहीं चाहिए। कोर्ट ने कहा क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर मुझे खतरा है। उन्होंने कहा किससे है? पुलिस से है। मतलब जो सुरक्षा के लिए है, उसने कहा मुझे पुलिस से ही खतरा है। कोर्ट ने क्योंकि कंडीशन लगाई है कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते, 15 दिन के अंदर अंदर आपको ईडी को, हर 15वें दिन आपको ईडी के दफ्तर में जाके हाजिरी लगानी पड़ेगी। अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस आपको आईओ के पास छोड़ना पड़ेगा। अपना, उन्होंने यहां तक हो गया कि भैया तुम्हारा जो पासपोर्ट है उसे रिन्यू करा देंगे हाई कमीशन से, और जब तक नहीं होता तब तक आपको टेम्परेरी एक डॉक्यूमेंट दे देंगे कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरीके से आप रह सकते हो, सारी सुविधाएं दी जा रही है।
लेकिन उससे कहा आप विदेश भी छोड़ के नहीं जा सकते, कंडीशन ये लगाई। तो उसने कहा कि भैया या तो मुझे भारत से बाहर कर दो कि भैया कहीं मैं यूके या कहीं जहां का नागरिक हूं वहां चला जाऊं, या मुझे जेल में रखो। कोर्ट ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि मुझे खतरा है पुलिस से। क्योंकि पहले भी क्रिश्चियन मिशेल वही कह रहा है, जब जब मैंने तिहाड़ के बाहर पैर रखा, जब जब शनि की कुदृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, कोई ना कोई आखिर मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। तो वो क्रिश्चियन मिशेल की तरफ से। अब कौन लोग हैं, अगर क्रिश्चियन मिशेल मुंह खोल देता है, अगर ट्रायल हो जाता है सरकार के द्वारा, बढ़िया तरीके से ट्रायल होता, बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती, एग्जामिनेशन हो चुका होता, तो ध्यान रखिएगा कौन है जिन्हें इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, कौन है जिनके लिए क्रिश्चियन मिशेल खतरा है। निश्चित तौर पर वही लोग ऐसे होंगे तिहाड़ से निकलते ही जो क्रिश्चियन मिशेल जिनसे डर रहा है। अब किसे खतरा होगा, कौन परेशान होगा, ये तो मैं जनता के विवेक के ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि इसमें इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो बोल मैं, दीजिए। हाँ मैं नाम वो नहीं तो लेना चाह सब रहा, मैं शॉर्ट फॉर्म पब्लिक पब्लिक डोमेन में है सब कुछ। मैं, हाँ वो जो छोटे छोटे एपी और ऐसे होम सेक्रेटरी वगैरह बहुत सारों के नाम जिस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में उसने लिए थे, मैं उसी को लेना चाह रहा हूं। एपी समझ जाइए, अब नहीं है वो एपी, उनका नाम भी इसके अंदर था। तो ऐसे कई नाम हैं जिनका शायद क्रिश्चियन मिशेल जानता है, जिनके बारे में कुछ वो जानकारी रखता है, शायद उन्हीं से उसे खतरा होगा, इसलिए वो बाहर नहीं निकलना चाह रहा। लेकिन जिस तरीके से हमने 4 बड़े डेवलपमेंट के ऊपर बात की, कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए अभी का समय बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है, राजनीतिक रूप से, जुडिशरी के रूप से, सामाजिक रूप से, और जहां जहां सरकारें हैं वहां पर भी गड़बड़ घोटाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का जो यूफोरिया था 99 सीट वाला, 99 दिन भी ढंग से चला या नहीं चला? 99 दिन भी ढंग से नहीं चला, उससे पहले हरियाणा हो गया था, और उसके बाद स्थिति बद से बदतर ही होती जा रही है कांग्रेस। जी सही कह रहे हैं, स्थिति जो है बहुत बिगड़ती जा रही है, क्योंकि घर में भी बहुत प्रॉब्लम है ना। अब जो दीदी हैं वो भी भैया को पसंद नहीं करती। अक्सर हमारी बात इसी बात पे ख़त्म होती है कि दोनों भाई-बहन ही जब अपने-अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को कौन सँभालेगा? क्योंकि कांग्रेस से देखिए कितने अच्छे-अच्छे लोग निकल के जा रहे हैं एंड राहुल गांधी, राहुल तो ही कहते हैं ना, डज़न्ट बॉदर राहुल अबाउट इट। राहुल तो कहते हैं जिसे जाना है चले जाओ। हाँ, भैया मैं तो चाहता ही नहीं ऐसे लोगों को। अरे भैया जब सच चले जाएंगे जी, तू क्या करेगा? वो चलाएगा बिल्कुल क्या? सही बात है। एनजीओ? हुँ, पार्टी के लिए कार्यकर्ता बिल चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बदलना किसे है, मतलब रह क्या गया है बदलने के लिए ना? हम अक्सर कहते हैं कि उन्होंने ये बदल दिया, वो बदल दिया, लेकिन बदलने के लिए भी अब शिवम नहीं लगता कि कुछ रह नहीं गया है। सब कुछ तो हाथों सारा से तो निकला बदल जा दिया, रहा है। सारा तो बदल दिया, हाँ, बचा ही क्या? जी, जी। शिवम जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे व्यूअर्स को कई मुद्दों पे आपने जानकारी दी एंड व्यूअर्स से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारी चर्चा, हमारी बातचीत पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए और कमेंट अपना ज़रूर कीजिए कि आप और क्या चाहते हैं, इस चर्चा पे आपका क्या व्यू है। एंड शिवम चौधरी जो है, इनका भी अपना चैनल है शिवम चौधरी ऑफ़िशियल, उस पर भी आप विज़िट करें और अभी तक अगर आपने एमबीएन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए ऑल का बटन हिट कीजिए, ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी मिल सकें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।